पहले इंग्लिश में लिखो। मैं इसलिए इंग्लिश में भी लिखवाता हूं क्योंकि हिंदी के ट्रांसलेशन बहुत बेकार आते हैं यूपीएससी के, तो आप लोग प्लीज हैबिट में रहो इंग्लिश भी समझने का, ठीक है। इसलिए यहां जितने टेस्ट होते हैं तो उसमें बाइलिंगुअल रहता है ना आप लोगों का, इसीलिए दे रहे हैं बाइलिंगुअल, क्योंकि मुझे पता है यहां का भी ट्रांसलेशन कुछ ना कुछ उटपटांग हो जाता है, ठीक है। प्लीज राइट दिस क्वेश्चन। क्या हो गया? M.N. Roy conceived of humanism as scientific, integral, and a radically new worldview comment. M.N. Roy conceived of humanism as scientific, integral, and a radically new worldview comment. ठीक है, हिंदी में लिखो। लिखो M.N. रॉय के मानववाद की संकल्पना एंड अ रेडिकली न्यू वर्ल्ड व्यू। विश्व का दृष्टि पटल कैसा होना चाहिए, वो बहुत ज्यादा उनका अमूल चूल या डिफरेंट था बहुत ज्यादा, ठीक है। लिखो हिंदी में, M.N. रॉय के मानववाद की संकल्पना, M.N. रॉय के मानववाद की संकल्पना वैज्ञानिकता, समग्रता एवं विश्व के एक नए दृष्टिकोण पर आधारित थी, एवं विश्व के नए दृष्टिकोण पर आधारित थी। M.N. रॉय के मानववाद की संकल्पना वैज्ञानिकता, समग्रता एवं विश्व के नए दृष्टिकोण पर आधारित थी। टिप्पणी करें। हाँ, आप बताओ क्या समझ में आया इस क्वेश्चन से। ये 10 मार्कर है, अभी मैं इसमें बताऊंगा। ये है 10 मार्कर, ठीक है। मान लो यही 15 मार्कर हो जाए तो क्या करना होगा फिर। ये अभी है 10 मार्कर क्वेश्चन। क्या समझ में आया क्वेश्चन से? इतना तो समझ गए रेडिकल ह्यूमनिज्म पे क्वेश्चन, लेकिन वहां रेडिकल ह्यूमनिज्म शब्द यूज नहीं हुआ है, ठीक है। सिंपल आता है कई बार डिस्क्राइब या डिस्कस रेडिकल ह्यूमनिज्म, ठीक है। लेकिन आजकल यूपीएससी में ऐसे कमेंट्री बेस्ड या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने लग गए हैं। तो आपने पहला पिक कर लिया रेडिकल ह्यूमनिज्म है, क्वेश्चन क्या है, टिप्पणी करें, कमेंट करें। तो क्या आपको यहां पे एक्सप्लेन करना है, आपको व्याख्या करनी है, आपको एनालाइज करना है, टिप्पणी करना है। और टिप्पणी करने का हमेशा यह मतलब नहीं होता कि नेगेटिव टिप्पणी करनी है। क्रिटिकली एनालाइज, कमेंट, इन सब का क्या मतलब होता है कि ये विचार की व्याख्या कैसे की गई है, आप कितने सहमत हैं इससे, या ये विचार की इंपॉर्टेंस क्या है, ये विचार की रेलेवेंस क्या है, ये सब चीज कमेंट, इवैल्यूएट, इस सब में आता है। हाँ, अगर एक इसके दूसरा अगर लिख जाता क्रिटिकली कमेंट, वहां एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी लाना होता है आपको जनरली, बस ये फर्क होता है। बाकी कमेंट लिखा हो, इलैबोरेट लिखा हो, नहीं नॉट इलैबोरेट, इवैल्यूएट लिखा हो, एनालाइज लिखा हो, ये सब में आपको उस आइडिया का ब्रॉड व्यू पॉइंट बताना है। आपको बैठ के डिस्क्राइब नहीं करना है, उन्होंने ये बोला, ये चरण में गए, वो चरण में गए, उससे उनकी लड़ाई हो गई, ये सब नहीं लिखना होता है आंसर में, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर ये क्वेश्चन होता कमेंट की जगह डिस्कस, इलैबोरेट या एलुसिडेट, ठीक है, 3 वर्ड्स हैं, लिख लो। इसका हिंदी मुझे इतना नहीं पता है, देख लेना आप लोग। डिस्कस चर्चा करें, इलैबोरेट क्या होगा, विस्तार करें, और एक एलुसिडेट, ELUCIDAT, एलुसिडेट, ठीक है। ये डिस्कस, इलैबोरेट एंड एलुसिडेट, ये तीनों शब्द क्या हैं, ये सेम फैमिली के शब्द हैं। तो जब ये आता है तो तब आपको वर्णन करना होता है, डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना होता है।
क्योंकि वो पूछ रहे हैं आपसे कि जैसे नहीं स्कूल्स में आता था डिफाइन, ये 3 डिफाइन शब्द हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना है बस क्या बोला उन्होंने उसके बारे में, बहुत ज्यादा उसकी व्याख्या नहीं करनी, समालोचना नहीं करनी, आलोचना नहीं करनी। तो ये 3 शब्द जो हैं एक फैमिली के हैं। बाकी कमेंट, क्रिटिकली को लिख लो, अलग से लिखो, कमेंट, क्रिटिकली कमेंट, एनालाइज, इवैल्यूएट, ये 4 शब्द एक फैमिली के हैं। इसमें आपको क्या करनी है, इसमें आपको सब में एक समालोचनात्मक व्याख्या करनी है, ठीक है, डैश करके लिखो समालोचनात्मक व्याख्या। कमेंट, क्रिटिकली कमेंट, एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज, इवैल्यूएट, ठीक, ये सब एक फैमिली के हैं। इसमें आपको क्या करना है, समालोचनात्मक व्याख्या करनी है, ठीक, डैश करके लिखिए समालोचनात्मक व्याख्या। इसी 2 में डिवाइड होते हैं सारे क्वेश्चन, इसके बियॉन्ड नहीं आता कुछ, ठीक है। अब कोई एक जन बताओ इस क्वेश्चन से क्या समझे हो, 10 मार्कर में शुरुआत कहां से करोगे, मुझे इंट्रो बताओ। उधर जाऊं, मैं दिख नहीं रहा, ओके, बताओ इंट्रो बताओ मुझे। वो नहीं, इंट्रो बताओ ना मुझे, 2 लाइन का इंट्रो बताओ। हैं, ठीक है, आप कह रहे हो साम्राज्यवाद की आलोचना करते हैं, और बताओ। स्वतंत्रता से ले सकते हैं, और बताओ। ठीक है, और बताओ। ठीक है, और कोई। अरे कॉपी नहीं देखनी है, अब कॉपी बंद करो, अब कॉपी नहीं देखनी है, अभी टाइम दिया था 5 मिनट पढ़ने का, की टर्म्स है। चलो आगे पेन रही, अब एक लिख लो, ये गांठ बांध के रख लो, कोई भी आंसर आए उसके 3 एस्पेक्ट होते हैं। पहला होता है इंट्रोडक्शन, परिचय, परिचय में आपका आता है व्हाई ऑफ द क्वेश्चन, परिचय में होता है व्हाई ऑफ द क्वेश्चन। परिचय कितने लाइन का लिखना चाहिए है, विद इन 5 लाइन्स आपको परिचय फिनिश करना है, जितना छोटा परिचय उतना अच्छा, ठीक है। अब वाई में क्या आएगा, आपको एक चीज आइडेंटिफाई करनी है, आपको की टर्म प्लस फिलॉसफी ऑफ द क्वेश्चन। अभी मैं समझाऊंगा क्या है प्लस फिलॉसफी ऑफ द क्वेश्चन, लिखो ये चीज, की टर्म प्लस फिलॉसफी ऑफ द क्वेश्चन। मतलब एक प्रश्न क्यों आया, ये प्रश्न, ठीक है, उस प्रश्न का ब्रॉड दर्शन क्या है, वो प्रश्न क्या हल करना चाह रहा है, वो प्रश्न आया ही क्यों, संदर्भ क्या है इस प्रश्न का, ठीक है। और हमेशा देखो पूरे क्वेश्चन में 1 या 2 की टर्म्स होंगे, नहीं समझ में आते हैं 4 बार पढ़ो प्रश्न को, ठीक है। तो की टर्म आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद आपको उस क्वेश्चन का संदर्भ समझना है, उस क्वेश्चन की फिलॉसफी समझनी, आया ही क्यों, हवा में तो नहीं आया होगा वो चीज, वो टर्म, वो कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसे लिख लो अपनी उस समझ के लिए, संदर्भ, ठीक है। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। 10 मार्कर हो, 15 मार्कर हो, 20 मार्कर हो, सब में यही अप्लाई होगा, आंख बंद करके अप्लाई करना, ठीक है। नाउ कम टू बॉडी ऑफ द क्वेश्चन। इसमें होता है व्हाट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, व्हाट ऑफ द क्वेश्चन मतलब प्रश्न में क्या पूछा है वो बताओगे। तो ये सिंपली क्या होता है, वर्णनात्मक होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन भी 2 टाइप का हो सकता है,
डिस्क्रिप्शन या तो अगर इवैल्यू वो वाले टर्म है इलैबोरेट डिस्कस वाला, तो इसमें आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, सीधे सीधे बता देना है ये है। इसमें कहा किस चीज का सहारा लोगे? सारे की कॉन्सेप्ट और की टर्म्स का, जो ऑथर जिसके बारे में क्वेश्चन है, जिस उसने इससे संबंधित जो भी चीजें बोली हैं वो बॉडी में आएंगी आपकी, व्हाट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, अब आ जाओ कंक्लूजन में। कंक्लूजन क्या होता है? हाउ ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, हाउ में आएंगी कि भाई ये जो विचार है ये आज के परिप्रेक्ष्य में कैसे है, क्या है इसका। ठीक है, कंटेम्पररी, आज का परिप्रेक्ष्य उसका। स्पेलिंग गलत होगी तो देख लेना। ठीक है, हाउ इज दिस आइडिया स्टिल रेलिवेंट? इस आइडिया की कालांतर में या समसामयिक समय में कितनी प्रासंगिकता है भी कि नहीं है। ठीक है, सब नहीं लिखना है, ये मैं आपको बता रहा हूं ब्रॉड डायरेक्शन। ठीक है, दूसरा, क्या ये आइडिया अभी डेड है कि अभी भी जीवित है? ठीक है भाई, कुछ आइडिया होते हैं उस समय होंगे बट उसके बाद रिफॉर्म आ गए, जैसे प्लेटो का फिलोसोफर किंग है, उस समय बहुत प्रासंगिक होगा, बट हाउ में अभी कार्ल पॉपर का क्रिटिसिज्म आ चुका है उसका। ठीक है, तीसरा आप बताओ, क्या इस हाउ में एक चीज और क्या सोच सकते हो कि क्या इन विचारों में कोई सुधार किए गए हैं, कोई रिफाइनमेंट हुआ है, क्या इससे संबंधित कोई ऑथर आया है जो इस विचारों को आगे लेकर गया है। ठीक है, तो इसमें लिखो रिफाइनमेंट ऑफ आइडिया, सुधार, ये सब और है ना। और ये पता चला कंक्लूजन ही 10 पन्ने का लिख दिया फिर सब एंड करके। ठीक है, और क्या हो सकता है? और में हाउ में एक चीज और हो सकती है कि क्या ऐसे मिलते जुलते विचार किसी और ने भी दिए हैं। ठीक है, हाउ है रिफाइनमेंट, सुधार, इस आइडिया में सुधार। ठीक है, एक और हाउ हो सकता है कि क्या ऐसे मिलते जुलते विचार, आपको सिमिलर विचार किसी और में दिखते हैं। हाउ दिस आइडिया हैज बीन यूज्ड बाय समबडी एल्स ऑल्सो। ठीक है, लिखो हाउ आइडिया इज सीन इन अदर्स ऑल्सो। क्या दूसरों ने भी ऐसे मिलते जुलते कोई विचार दिए हैं? क्या आपको कोई निरंतरता दिख रही है कि आपको कोई ब्रेक दिख रहा है एकदम से? ठीक, अभी आ गया समझ में? अब पढ़ो क्वेश्चन जो दिया है मैंने। नहीं, चर्चित नहीं, वैसे नहीं, इसके संदर्भ में लिखोगे ना भाई। एम एन रॉय का अगर कुछ लिखोगे तो गांधी को लाओगे, अरबिंदो को लाओगे, स्वामी विवेकानंद को लाओगे, मार्क्स को लाओगे, उसके इर्द गिर्द लाओगे। लेकिन मैंने एक हाउ में ये भी बोला है कि वर्तमान में कैसे रेलिवेंट है, तो तुम बता सकते हो कि कैसे हम यूएन के माध्यम से कॉस्मोपॉलिटनिज्म की बात करते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है कैसे लॉजिकली मुझे कन्विंस कर रहे हो आप। ठीक है, हाँ, ये पकड़े सही पहले व्यक्ति। की टर्म क्या है इस क्वेश्चन में? मानववाद। अभी हम एम एन रॉय के मानववाद में गए ही नहीं है। ठीक है, की टर्म क्या था? मानववाद। की टर्म पकड़ो, इंट्रो में मानववाद बिल्कुल आना चाहिए। दूसरा, इस प्रश्न का संदर्भ क्या है? क्यों आया नव मानववाद? क्यों आया मानववाद? क्योंकि उनको पुराने मानववाद से प्रॉब्लम है। पुराना मानववाद या तो अहमवादी बना देता है या सामूहिक अहमवादी बना देता है। इस परिप्रेक्ष्य में एम एन रॉय नव मानववाद लेकर आते हैं। ये इंट्रो है आपका। ठीक है, लिखो इंट्रो, आंसर लिखो पहले। अब इंट्रो लिखो, लिखो मानववाद। मानववाद पुनर्जागरण की एक ऐसी देन है। मानववाद पुनर्जागरण की एक ऐसी देन है जिसने जिसने धर्म प्रधान समाज में जिसने धर्म प्रधान समाज में मनुष्यों को केंद्र में लाके रख दिया। मनुष्यों को केंद्र में
ला के रख दिया। ठीक है, अब इसी से आपको संदर्भ लिंक करना है। लिखो लिखो लिखो, एम एन रॉय जहां एक और एम एन रॉय जहां एक और मानववाद से प्रभावित होते हैं, वही मानते हैं कि ये इंट्रो ही चल रहा है, पैराग्राफ क्यों बदली? अभी मैंने कहां बोला पैरा, अभी इंट्रो बता रहा हूं। एम एन रॉय मानते हैं कि मानववाद, लिखो, एम एन रॉय जो मानववाद से प्रभावित तो होते हैं, परंतु मानते हैं कि मानववाद या तो अहमवादी होता है या सामूहिक अहमवादी। ठीक है, पूर्ण विराम लिखो। इसलिए एम एन रॉय अब किसमें इन्होंने नव मानववाद की संकल्पना दी है? लिखाया था ना मैंने, बताओ, मुझे याद नहीं है, है? तो मैं देखता हूं। देखो, इसलिए एम एन रॉय नव मानववाद की संकल्पना इसमें देते हैं। लिखो, नव मानववाद की संकल्पना अपनी कृति फिलोसॉफिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्न साइंस, अपनी कृति फिलोसॉफिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्न साइंस में देते हैं। फिलोसॉफिकल, लिखूं बोर्ड पे, फिलोसॉफिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्न साइंस लिखाया था ना मैंने स्टार्टिंग में, ऑफ मॉडर्न साइंस में देते हैं। ठीक, ये हो गया तुम्हारा इंट्रो, बस। ठीक, अब बॉडी बताओ कैसे, यहां से बॉडी की तरफ, हम बॉडी वाले पोर्शन में आ गए। बॉडी में क्या बताया? अच्छा, पहले इसको पढ़ के बताओ। मैंने जो इंट्रो बताया था आप लोगों को, की टर्म प्लस संदर्भ फिलॉसफी, क्या है उस पैमाने पे खड़ा होता है इंट्रोडक्शन? कि मैं गलत भी हो सकता हूं, देखो मेरे को याद नहीं रहता। बताओ, पढ़ो एक लाइन। हुआ? आ गया समझ में? तो इस इंट्रो में आपने पूरी फिलॉसफी बता दी कि लिखने क्या वाले हो आगे जाकर के। एग्जामिनर को पता चल गया कि लड़का गधा नहीं है, लड़के को आता है, हमारा लड़का पप्पू नहीं है। ठीक, अब बॉडी में ट्रांजिशन करो। और ये, हाँ, ये अभी आप जो कर रहे हो ना इंट्रोडक्शन, और ये एग्जाम हॉल में नहीं करना है, ठीक है? हाँ, उसी पे था, लेकिन मैंने जब स्टार्टिंग में समझाया तो है कि प्रभावित हैं उससे, लेकिन उसकी प्रॉब्लम्स गिना रहे हैं ना, नकारात्मक स्वतंत्रता सकारात्मक स्वतंत्रता के माध्यम से, यही तो बताया है। और वो आपने एक लाइन में लिखा भी है कि ये अहमवादी या सामूहिक अहमवादी हो जाता है। हाँ, ह्यूमनिज्म, नव मानववाद की जा रहे हैं। अरे पहले मानववाद बताओ ना। मानववाद तो पुनर्जागरण में आया है, जिसमें मध्यकालीन समाज में धर्म की प्रधानता थी, उसमें उन्होंने पुरुष को के मनुष्य को केंद्र में लाया, वो बताया मैंने। ठीक है, चलो बॉडी में बताओ क्या लिखोगे, लिंक कैसे करोगे इंट्रोडक्शन और बॉडी में? हाँ, तो वैसे ही तो लिखोगे। गर्दन यहां तक आती है तब तो पता चलता है यहां से चेस्ट स्टार्ट हो रहा है। चिपका दो इसको यहां पे।
है? नहीं, ये 10 मार्कर है। 10 मार्कर में ज्ञान नहीं देना है, वो 15 मार्कर में आएगा वो सब चीजें जो आप बोल रहे हो। सीधे लिखो, लिखो लिखो ज्ञात रहे। ऐसे सब टर्म्स यूज करने चेंजिंग पैराग्राफ में। इंग्लिश में होता है देयरफॉर, यद्यपि, नेवरदलेस, नॉटविथस्टैंडिंग। हिंदी के कौन से हो गए? यद्यपि, तद्यपि, यद्यपि, जो भी है सब सारे लगाने हैं आपको, मुझे नहीं आते। ठीक है, लिखो ज्ञात रहे, ज्ञात रहे, ज्ञात रहे कि एम एन रॉय का, ज्ञात रहे कि एम एन रॉय ने, ज्ञात रहे कि एम एन रॉय ने मानववाद को, मानववाद को नव या मूल की संज्ञा दी है, नव या मूल की संज्ञा दी है। ठीक है, लिखो यह नव इसलिए है, यह नव इसलिए है क्योंकि यह पुराने मानववाद में संशोधन करता है। यह नव इसलिए है क्योंकि यह पुराने मानववाद में संशोधन करता है और एक उद्देश्य रखता है, और एक उद्देश्य रखता है कि मानव धार्मिक प्रथाओं और दकियानूसी बातों को, और दकियानूसी बातों का त्याग करेगा, और दकियानूसी बातों का त्याग करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ लिखो। अब इतने जल्दी जल्दी पैराग्राफ चेंज होने से लेके, ठीक है। सिमिलरली को हिंदी में क्या बोलेंगे? है? लिखो ठीक इसी प्रकार। और पैराग्राफ लेफ्ट से नहीं चालू होता है, बीच से चालू होता है हमेशा न्यू पैराग्राफ। भैया कौन सी स्कूल में पढ़े हो आप लोग? हैं? हम लोग के स्कूल में ये सब पे मार्किंग होती थी, एक एक नंबर उड़ जाता था। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामर, पैराग्राफ पे तो वो ऐसे बैठ गया है ना दिमाग में कि सपनों में भी पैराग्राफ और ग्रामर और वर्ड्स आते हैं। वही बता रहे हैं हम, वही चल रहा है अभी, यही चलेगा हर क्लास में। सिलेबस पुश हो गया तुम लोग का। अब लिखो, लिखो ठीक इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार एम एन रॉय का मानववाद, एम एन रॉय का मानववाद मूल, अब मूल को अंडरलाइन करना और वहां नव को ऊपर अंडरलाइन करना था आपको। एम एन रॉय का मानववाद मूल इसलिए है, मूल इसलिए है क्योंकि, क्योंकि क्योंकि मूल मानववाद के माध्यम से, क्योंकि मूल मानववाद के माध्यम से वो दो स्तरों पे परिवर्तन लाना चाहते हैं, वो दो स्तरों पे परिवर्तन लाना चाहते हैं। ठीक है, लिखो पहला स्तर, इसी में लिखना, पहला स्तर वैयक्तिक स्तर और दूसरा स्तर सामाजिक स्तर, और दूसरा स्तर है सामाजिक स्तर। नेक्स्ट पैराग्राफ लिखो, लिखो वैयक्तिक स्तर पर, वैयक्तिक स्तर पर एम एन रॉय मानते हैं कि, वैयक्तिक स्तर पर एम एन रॉय मानते हैं कि मानव, मानव वैयक्तिक स्तर पर मानव किसी भी जाति,
किसी भी जाति कौमा वर्ग कौमा राष्ट्र एवं एवं नृजातीयता का हिस्सा नहीं है। क्या बताया मैंने? मानव किसी भी जाति वर्ग राष्ट्र एवं नृजातीयता का हिस्सा नहीं है। ठीक है, लिखो मानव, मानव एक एक विश्व मानव है। मानव एक विश्व मानव है। विश्व मानव अंडरलाइन करना। मानव एक विश्व मानव है। लिखो लिखो परंतु, परंतु भैया राइटिंग स्पीड भी इंप्रूव करनी है। 3 घंटे का पेपर 6 घंटे में नहीं लिखना है, वहां सोच के लिखना है। स्पीड बढ़ाओ, ठीक है? इससे स्लो नहीं हो सकता, पेपर फिनिश नहीं होगा। क्या लिखा है? परंतु एमएन रॉय का मानव, परंतु एमएन रॉय का मानव अणुवादी ना हो करके, अणुवादी ना हो करके एक नैतिक प्राणी है। एक नैतिक प्राणी है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ लिखो। लिखो वहीं दूसरी ओर, वहीं दूसरी ओर सामाजिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर एमएन रॉय, एमएन रॉय मूल संरचनाओं को, मूल संरचनाओं को परिवर्तित करने की बात करते हैं। मूल संरचनाओं को परिवर्तित करने की बात करते हैं। ठीक है, अब देखो ऐसी सब जगह पे अगर तुम एक तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य ला सकते हो तो बिल्कुल लाओ। ठीक है, लिखो लिखो जहां एक और मार्क्स, जहां एक और मार्क्स, जहां एक और मार्क्स मूल संरचनाओं को, जहां एक और मार्क्स मूल संरचनाओं को हिंसा से बदलने की बात करता है, जहां एक और मार्क्स मूल संरचनाओं को हिंसा से बदलने की बात करता है, वहीं एमएन रॉय, वहीं एमएन रॉय, वहीं एमएन रॉय मानसिक एवं बौद्धिक क्रांति की बात करते हैं। मानसिक एवं बौद्धिक क्रांति की बात करते हैं। ठीक है, लिखो लिखो उनके अनुसार, उनके अनुसार सामाजिक संरचना, उनके अनुसार सामाजिक संरचना सहकारिता, उनके अनुसार सामाजिक संरचना सहकारिता कौमा व्यवस्थित लोकतंत्र कौमा दल विहीन राजनीति कौमा शिक्षा कौमा विज्ञान आदि पर आधारित होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ लिखो 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 इसीलिए एमएन रॉय विज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। लिखो इसीलिए एमएन रॉय अपने नव मानववाद को, अपने नव मानववाद को स्वतंत्रता का दर्शन मानते हैं और लिखते हैं कि, और लिखते हैं कि नव मानववाद, और लिखते हैं कि नव मानववाद स्वतंत्रता कौमा विवेक
और और धर्मनिरपेक्ष नैतिकता पर आधारित है, और धर्मनिरपेक्ष नैतिकता पर आधारित है। ठीक, ये हो गया बॉडी। अब कंक्लूजन में आओ। कंक्लूजन में मैंने हाउ बताया है। हाउ क्या होगा इसमें लिखाया है मैंने, 2-3 बार हाउ लिखा दिया है। सोचो क्या लिखाया है हाउ। और देखो एक की टर्म और है इसमें, वर्ल्ड व्यू, विश्व का नव दृष्टिकोण। कॉस्मोपॉलिटनिज्म पे भी कंक्लूड कर सकते हो पहली चीज, तो उसमें औरोबिंदो को ला सकते हो, और उसी में ऐड कर दो कि डेनिस डेटन और रामचंद्र गुहा की इंडियाज आइडियाज ऑफ फ्रीडम के अनुसार चूंकि ये ऐसी बातें कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने भारतीय चिंतन का विस्तार किया है, निरंतरता दिखाई है। ये हो गया इनका एंड। ठीक है, लिखो, कंक्लूजन करो, लिखो लिखो लिखो। परंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि एमएन रॉय के विचार कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद, औरोबिंदो, आदि से प्रभावित दिखते हैं, आदि से प्रभावित दिखते हैं। ठीक है, लिखो उदाहरणता दोनों ने ही विश्व बंधुत्वता की बात की है, विश्व बंधुत्वता की बात की है। ठीक है, लिखो यही कारण है कि रामचंद्र गुहा, मैंने ना डेनिस डाल्टन की स्पेलिंग गलत लिखा दी थी, DA लिखा दी थी, वो DENNIS है, सुधार लेना। ठीक है, लिखो यही कारण है कि रामचंद्र गुहा और डेनिस डाल्टन अपनी पुस्तक इंडिया आइडियाज ऑफ फ्रीडम, रामचंद्र गुहा और डेनिस डाल्टन अपनी पुस्तक इंडिया आइडियाज ऑफ फ्रीडम, लिखना है बुक का नाम बोर्ड पे कि लिख लोगे, इंडिया आइडियाज ऑफ फ्रीडम में लिखते हैं कि एमएन रॉय ने भारतीय चिंतन शैली को ही आगे बढ़ाया है। खत्म। एमएन रॉय ने भारतीय चिंतन शैली को ही आगे बढ़ाया है। खत्म हो गया। अब 10 में कितना दोगे तुम मुझे इसमें नंबर? हैं? अरे भैया मुझे याद था, तुम्हें याद नहीं रहेगा वहां पे, अभी तुम इसमें 2 पैराग्राफ खा जाओगे, पता है मुझे। 2 पेज होता है ना, आगे पीछे 2 मिलता है। अब मान लो 15 मार्कर होता तो क्या करते? बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल करो, बिल्कुल यही बोला है मैंने, हाउ बताया है, सोच सकते हो। इफ यू कैन लॉजिकली कन्विंस मी, आई एम देयर। 15 नंबर होता तो क्या करते? तो जो मैंने इंट्रो से बॉडी में ट्रांजिशन बताया है, वहां पे थोड़ा इलैबोरेट करते इनकी विचारात्मक जर्नी, कि वो कैसे गए रेडिकल ह्यूमनिज्म की तरफ, हताश होकर के, मार्क्सवाद में कुछ नहीं मिला, राष्ट्रवाद में कुछ नहीं मिला, तब उन्होंने बोला चलो लेट्स डू फिलॉसफी। ठीक है, ये 15 नंबर होता। 20 नंबर होता तो क्या करते? अगर 20 नंबर होता तो हर जो टर्म लिखाया है उस पे एक एक लाइन लिखते, और लास्ट में जो मैंने फ्रीडम के 3 एलिमेंट्स लिखाए हैं, फ्रीडम, साइंस और वो एक्सप्लेन करते, और हो जाता 20 नंबर का। समझ गए? तो मूल आंसर वही होता है, कैसे क्या स्टोरी बनानी है वो आपको करना है। समझ में आया?
और कुछ है दिक्कत में, कोई कमी? ठीक है चलो।